हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस लॉ में जैसे हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है। बिजनेस लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमने आपका कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट 1930। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारा चल रहा था, जिसके अंदर हम आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डिलीवरी। डिलीवरी यानी कि जो भी आपके सपुर्दगी है, सपुर्दगी से आप क्या समझते हैं, डिलीवरी होती क्या है, इसके मीनिंग से हम शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 कि जो आपका जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है सेल ऑफ गुड्स, जो कॉन्ट्रैक्ट है 1930, उसकी सेक्शन 2 उसकी धारा 2 के अनुसार और उसकी सब सेक्शन 2 उसकी जो उपधारा है वो 2 उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोसेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्या कहता है कि जब कोई पर्सन क्या करता है, वन पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है, वॉलेंट्री अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे पर्सन को क्या कर देता है, गुड्स का जो भी अधिकार है, पोसेशन है, वो क्या कर देता है, हस्तांतरित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। उसे क्या बोलते हैं, सुपुर्दगी बोलते हैं। मान लीजिए आपके ए बी दो पर्सन हैं। ए ने क्या है, बी को क्या किया है, माल बेचा है। ए ने बी को माल बेचा है और यहाँ पे जो मतलब कि जो गुड्स हैं उनके सेल के साथ साथ जो ए है उसने वॉलेंट्री अपनी इच्छा से क्या किया है, जो भी उन गुड्स के रिलेटेड जो भी पोजीशन है, जो भी अधिकार है, उनको बी को क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। इट मीन्स उसने क्या किया है, डिलीवरी की है। तो ये आपका डिलीवरी का मीनिंग था। उसके बाद आता है मोड्स ऑफ डिलीवरी। मोड्स ऑफ डिलीवरी में फर्स्ट आता है एक्चुअल डिलीवरी, वास्तविक स्पुर्दगी हम जिसे बोल देते हैं। वास्तविक स्पुर्दगी से आप क्या समझते हैं, वास्तविक स्पुर्दगी जिसमें क्या है, एक्चुअल जब हम डिलीवरी करते हैं, एक्चुअल में हम क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं। वास्तविक स्पुर्दगी जब हम करते हैं मतलब कि जैसे आपके ए बी दो पर्सन हैं। ए ने क्या है, बी से माल खरीदा है। ए ने बी से माल खरीदा है तो बी क्या है, बी उस जो भी माल है, जो भी आपकी गुड्स हैं, उसकी स्पुर्दगी ए को कर देता है। तो वो जो डिलीवरी होती है वो कौन सी डिलीवरी होती है, एक्चुअल डिलीवरी होती है। उसके बाद आता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक डिलीवरी, सांकेतिक स्पुर्दगी। सांकेतिक स्पुर्दगी क्या कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास जो गुड्स हैं वो इतनी क्वांटिटी में है कि उनको एक साथ डिलीवरी कर पाना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि जो आपका जिसने डिलीवरी करनी है, जिसने भी माल बेचना है, वो उसका कुछ पार्ट जिसने माल खरीदा है उसको दे देता है एज अ सिंबल, एज अ सैंपल जिसे हम बोल देते हैं। सैंपल के तौर पे वो क्या कर देता है, कुछ पार्ट उस गुड्स का क्रेता को दे देता है, बायर को दे देता है। तो इससे कौन सी डिलीवरी बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। अब उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, रचनात्मक स्पुर्दगी। कि मान लीजिए क्या है कि एक पर्सन क्या है, जो भी मतलब कि आपका विक्रेता है, उसका जो माल है वो किसी तीसरे पर्सन के पास पड़ा है। ठीक है, और वो जब मतलब कि विक्रेता उस माल को सेल कर देता है, उस गुड्स को सेल कर देता है, तो बायर क्या कहता है कि बायर ये कहता है कि आप कुछ टाइम के लिए और ये जो गुड्स हैं वो अपने पास ही रखो, मैं बाद में आके ले जाऊंगा। तो ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। मीन्स जो आपका सेलर था उसने तो उसके पास माल रखा ही था, लेकिन जो बायर था उसने खरीदने के बाद भी कुछ दिन के लिए माल उसी के पास रखा है। तो ये कौन सी डिलीवरी होगी, ये होगी कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक डिलीवरी, जिसे हम काल्पनिक डिलीवरी भी बोल सकते हैं, काल्पनिक स्पुर्दगी, फिक्टिशियस डिलीवरी जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ मोड्स थे डिलीवरी के, कि जो डिलीवरी है वो कौन कौन से तरीके से हो सकती है। अब उसके बाद आता है रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी, सुपुर्दगी के संबंधित नियम।
कि फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, मोड ऑफ डिलीवरी, स्पुर्दगी का ढंग। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि पहले तो ये होना चाहिए कि जो डिलीवरी है उसका जो मोड है वो क्लियर होना चाहिए। मोड कैसे क्लियर होगा कि डिलीवरी तब मानी जाती है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर देता है, अपने जो उसके गुड्स के जो अधिकार होते हैं उनका ट्रांसफर कर देता है, उनके प्रोसेशन जो होते हैं उनका ट्रांसफर कर देता है। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपका डिलीवरी है उसमें क्या है, उसमें दोनों पक्षकार होने चाहिए, टू पार्टीज आपकी होनी चाहिए, जिसमें एक पार्टीज दूसरे पार्टीज को क्या देती है, पोजीशन देती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है प्लेस ऑफ डिलीवरी, मीन्स स्पुर्दगी का स्थान। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो आपकी डिलीवरी है उसका जो प्लेस है वो भी क्या होना चाहिए, निर्धारित किया जाना चाहिए कि कौन से प्लेस पे डिलीवरी होगी। और ये जो प्लेस जो डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं, वो कौन करते हैं, आपके बायर और सेलर करते हैं, या ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर दिया होता है कि इस जगह पे डिलीवरी करनी है। जैसे हम देखते हैं ना, जो मतलब कि ऑनलाइन ऑर्डर जब हम करते हैं गुड्स का, तो क्या है, जो आपको जो कुरियर होता है, जो प्रोडक्ट का जो डब्बा होता है उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है कि इस एड्रेस पे क्या करनी है, डिलीवरी करनी है। तो क्या करते हैं, बायर और सेलर दोनों आपस में ये तय कर लेते हैं कि डिलीवरी कहाँ की जाएगी। अब बाई चांस ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए जो डिलीवरी है उसको निर्धारित नहीं किया गया है कि जो डिलीवरी है गुड्स की वो कहाँ पे होगी, तो उसमें आपके कुछ केसेस अप्लाई होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है कि जो अगर डिलीवरी है उसका जो प्लेस है वो निर्धारित नहीं किया गया है कि डिलीवरी कहाँ होगी, तो डिलीवरी वहाँ होगी जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस जगह पे डिलीवरी होगी। अगर ऐसा नहीं दिया है तो दूसरा केस क्या कहता है, जिस जगह पे एग्रीमेंट हुआ था उस जगह पे क्या होगा, डिलीवरी होगी। ठीक है। और तीसरा केस क्या कहता है कि मान लीजिए जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहां भी माल विद्यमान उस टाइम नहीं था, एग्जिस्ट नहीं था, जहाँ पे आपका एग्रीमेंट हुआ उस टाइम भी माल जो आपकी गुड्स थी वो एग्जिस्ट में नहीं थी, तो जहां पर उनका प्रोडक्शन होता है, जहां पे उनको उत्पादित किया जाता है, वहां पे उन गुड्स की क्या होगी, डिलीवरी होगी। उसके बाद आता है टाइम ऑफ डिलीवरी, कि ये पॉइंट क्या कहता है कि ये जो डिलीवरी का जो टाइम होता है ये भी आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर लिखा होता है। लेकिन ऐसा अगर नहीं है, अगर जो मतलब कि कोई टाइम है वो निर्धारित नहीं किया गया है, कोई भी टाइम फिक्स नहीं किया गया है, तो जो भी मतलब कि आपका सेलर होता है उसको जो भी टाइम रीजनेबल लगे वो उस टाइम गुड्स को क्या कर सकता है, बेच सकता है। लेकिन अगर जो टाइम है वो फिक्स है तो जो आपका सेलर है उसको उसी टाइम के अंदर क्या करना पड़ेगा, गुड्स को डिलीवरी करना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है गुड्स इन पोसेशन ऑफ थर्ड पार्टी, माल जो तीसरे व्यक्ति के अधिकार में है। मान लीजिए कि अगर जो आपका जो गुड्स हैं, जो मतलब कि सेलर है उसके जो गुड्स हैं वो किसी तीसरे पर्सन के पोसेशन में है, मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है उसके अधिकार में आपके गुड्स पड़े हैं, तो जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं देगा तब तक जो सेलर है वो बायर को गुड्स की डिलीवरी नहीं कर सकता। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, जो भी मतलब कि डिलीवरी होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वैसे तो वो मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें अलग से दिखाए गए होते हैं कि डिलीवरी के इतने चार्जेस लगेंगे। अगर वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, वो नहीं दिखाए गए हैं कि डिलीवरी के इतने चार्जेस लगेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी खर्चे होंगे, वो आपके जो आपका सेलर है उसको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वालिटी, कि मान लीजिए जो आपका माल है वो उसकी जो डिलीवरी है वो गलत मात्रा में हो जाती है, उसकी जो मात्रा है, जो भी उसकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा आ जाती है, या कम आ जाती है। मान लीजिए अगर कम है तो बायर को ही राइट होता है कि वो उन गुड्स को रिजेक्ट करके वापस भेज सकता है। ठीक है। अगर ज़्यादा है तो अगर आपका जो बायर है उसको सारे गुड्स रखने हैं तो उसको सारे गुड्स की पेमेंट करनी पड़ेगी।
अदरवाइज वो क्या कर सकता है, जितने उसने ऑर्डर दिया था उतना वो अपने पास रख सकता है, बाकी जितना बचा है वो उसको वापस कर सकता है। उसके बाद आता है डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स। किस्तों में क्या होती है, स्पुर्दगी। जब जो मतलब कि स्पुर्दगी है, जो डिलीवरी है वो कैसे होती है, इंस्टॉलमेंट में होती है। लेकिन इसमें भी क्या है, अगर टू पार्टीज की जो मतलब कि आपसी सहमति है, आपसी उनकी कंसेंट है, म्यूचुअल कंसेंट उनकी है, तो डिलीवरी आप जो डिलीवरी है वो इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं। उसके बाद डिलीवरी टू कैरियर और वारफिंगर्स, वाहक या गार्डपाल को सुपुर्दगी, कि जो डिलीवरी है वो सेलर किसके द्वारा करता है, या तो वाहक के द्वारा या फिर किसी घाटपाल के द्वारा, किसी कैरियर के द्वारा वो क्या करता है, माल की सुपुर्दगी क्रेता को करता है। उसके बाद 9th पॉइंट आता है रिस्क वेयर द गुड्स आर डिलीवरी एट डिस्टेंस प्लेस, माल की अन्य स्थान पर सुपुर्दगी पर जोखिम। मान लीजिए इस केस में क्या कहता है कि जो विक्रेता है वो क्या करता है, जो माल की जो डिलीवरी है वो वहां पे नहीं भेजता जहां पे क्या है, जो माल है उसको डिलीवर किया जाना था, जहां पे उसको सेल किया गया है, तो वो क्या करता है, वो किसी दूसरे स्थान पर, किसी अतिरिक्त स्थान पर, किसी डिस्टेंस प्लेस पे वो क्या कर देता है, माल को डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पे जो भी उसको लॉस होगा, जो भी रिस्क है, वो विक्रेता जो आपका सेलर है उसके साथ साथ बायर को भी क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। जो भी लॉस होगा उसके लिए कंपनसेट आपका बायर भी करेगा। उसके बाद आता है बायर्स राइट ऑफ एग्जामिंग द गुड्स, क्रेता को माल की जांच का अधिकार, कि जो आपका क्रेता होता है, जो आपका बायर होता है, उसको ये राइट होता है कि जो भी आपका माल जो है वो डिलीवरी की गई है, जिस भी माल की जो डिलीवरी है वो की गई है, वो उसके क्या है, जांच कर सकता है। लेकिन अगर जो मतलब कि आपका कस्टमर है, जो बायर है, अगर उसने पहले कभी उस गुड्स को नहीं देखा है, जब गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो तब भी उसने उस गुड्स को नहीं देखा है, और डिलीवरी के टाइम भी उस गुड्स को नहीं देखा है, तो वो जो आपका कंसेंट है वो आपकी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, वो कंसेंट बाय फ्रॉड मानी जाएगी, या मिस रिप्रेजेंटेशन मानी जाएगी, या बाय मिस्टेक मानी जाएगी कि गलती से माल इधर का उधर हो गया। ठीक है, तो बायर को ही राइट होता है कि जब भी माल डिलीवरी हो उसको उसे देखने का ये राइट होता है। तो ये कुछ आपके रूल्स थे डिलीवरी से रिगार्डिंग। अब उसके बाद डिलीवरी से रिलेटेड हमने टॉपिक कंप्लीट किया है। उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है बायर। बायर जो बायर कौन होता है, जो माल को क्या करता है, खरीदता है, जो डिलीवरी के लिए क्या देता है, एक्सेप्टेंस देता है। ठीक है, तो इसके भी कुछ ड्यूटीज आती हैं, कुछ राइट्स आते हैं। फर्स्ट हम ड्यूटी करेंगे। ड्यूटी में क्या आता है, टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड टू पे द प्राइस, कि जो आपका बायर होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, डिलीवरी ले, माल की जो सुपुर्दगी है उसे प्राप्त करे, और उसके बाद जो भी गुड्स की जो मतलब कि पेमेंट बनती है उसको क्या करे, पे करे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है टू अप्लाई फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि जो आपका बायर होता है उसकी ड्यूटी बनती है कि अगर उसको माल की डिलीवरी चाहिए तो वो क्या करे, उस डिलीवरी के लिए पहले क्या करे, अप्लाई करे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है टू बियर द रिस्क ऑफ डिटोरिएशन, खराबी का जोखिम लेना, कि जो भी आपका क्रेता होता है, जो बायर होता है, अगर उसके पास जो गुड्स हैं उनकी डिलीवरी हो चुकी है, उसने उनको खरीद लिया है, और उसके बाद जो माल है, जो गुड्स हैं वो क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। या फिर मान लीजिए कि हमने जैसे पॉइंट पढ़ा था कि जो क्रेता है वो क्या करता है, वो गुड्स की जो डिलीवरी है वो किसी दूसरे स्थान पर करवा देता है, किसी अतिरिक्त स्थान पर करवा देता है, किसी और डिस्टेंस प्लेस पे करवा देता है। तो इस केस में अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस भी किसको उठाना पड़ेगा, आपके बायर को उठाना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है नॉट टू नेग्लेक्ट द ड्यूटी रिगार्डिंग डिलीवरीज
एक्सेप्टेंस, मारुति की स्पुर्दगी स्वीकार करने में लापरवाही न करना। कि जो आपका बायर होता है, जो क्रेता होता है, जिसने माल खरीदा है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये उसकी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य उसका ये बनता है कि जो भी माल उसने खरीदा है, अगर वो उसकी डिलीवरी चाहता है, उसने डिलीवरी के लिए अप्लाई किया है और जो डिलीवरी है वो आ जाती है, तो जो भी माल डिलीवर हुआ है तो उस माल को उसे जांचने का पूरा अधिकार होता है। तो अगर वो ऐसी लापरवाही करता है कि जो भी गुड्स आई है वो उनको देखता नहीं है, उनकी जांच नहीं करता है, तो इस केस में क्या होता है कि जो भी आपका जोखिम होता है, जो भी रिस्क होता है, वो सारा क्रेता को देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा कर लेता है, अगर वो कोई लापरवाही नहीं करता है, तो वो उस गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद इसके राइट्स आते हैं बायर के। फर्स्ट राइट आता है राइट टू हैव डिलीवरी, स्पुर्दगी लेने का अधिकार। कि जो आपका बायर होता है उसको ये राइट होता है, ये इसका अधिकार होता है कि जो भी गुड्स उसने परचेज किए हैं वो उसके लिए डिलीवरी मांग सकता है, वो उसके लिए स्पुर्दगी मांग सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है राइट टू रेपुडिएशन, खंडन का अधिकार। ये पॉइंट क्या कहता है कि मान लीजिए जो आपके बायर हैं और जो आपके सेलर हैं उनके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो बायर है वो जो गुड्स की जो पेमेंट है वो कैश में करेगा, इंस्टॉलमेंट में करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर जो सेलर है वो एक इंस्टॉलमेंट लेने के बाद ये कह देता है कि मेरे को पूरी अमाउंट एक साथ चाहिए, या वो क्या करता है गुड्स जो उसके हैं वो खराब हैं, पहले से ही गुड्स क्या है, खराब हैं, या उसमें कोई ऐसा डिफेक्ट है जिसे देखना मुश्किल था, तो इस केस में क्या है, इस केस में जो आपका कस्टमर है, जो बायर है, जो क्रेता है, उसको ये राइट होता है कि जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट सेलर के साथ किया है वो उसको रेपुडिएट कर सकता है, वो उसका रेपुडिएशन कर सकता है, उसको खंडित कर सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है राइट ऑफ इंस्पेक्शन, कि जो भी माल उसने खरीदना है वो उसकी जांच करे, अच्छे से पड़ताल करे, उसके बारे में अच्छे से उसकी इंस्पेक्शन करे, उसको देखे कि कैसी क्वालिटी का है, और उसके बाद जब जो गुड्स हैं उनकी जो डिलीवरी होती है वो उनको तब भी क्या करे, उनकी जांच करे कि जो गुड्स मैंने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम देखे थे वही गुड्स हैं या उसके अलावा कोई और गुड्स बेच दिए गए हैं। तो ये राइट होता है बायर को कि जो भी गुड्स की डिलीवरी होनी है वो उनको क्या करे, अच्छे से जांच करे उनकी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है राइट ऑफ स्यू फॉर डैमेज, हर्जाने के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। कि मान लीजिए जो आपका सेलर है उसकी मिस्टेक की वजह से जो गुड्स हैं वो क्या है, खराब निकले हैं, या उनमें कोई ऐसा दोष है जिसे देखा नहीं गया था और बाद में उसको देखा गया है, और जिसकी वजह से क्या है जो आपका बायर है उसको लॉस हो जाता है। तो इस केस में जो बायर होता है उसको ये राइट होता है कि जितना भी उसको लॉस हुआ है वो उसके लिए हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी है, जो भी उसे डैमेज हुए हैं वो उसके लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने आपका डिलीवरी के बारे में पढ़ा, मोड्स ऑफ डिलीवरी के बारे में पढ़ा कि किन किन तरीकों से आप डिलीवरी कर सकते हैं। उसके बाद हमने रूल्स पढ़ा कि डिलीवरी से रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं, और लास्ट में जो हमने पॉइंट पढ़ा वो बायर जो आपका होता है, जो खरीदने वाला जो होता है, जो गुड्स को खरीदता है, क्रेता हम जिसे बोल देते हैं, तो उसके क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ बनती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं उसके, क्या उत्तरदायित्व जिम्मेदारियां उसकी क्या क्या बनती हैं, और उसके बाद हमने उसके राइट्स किए कि क्या उसके अधिकार बनते हैं, क्या उसके राइट्स बनते हैं। तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।